तो चलिए आज भारतीय अर्थव्यवस्था के उस हिस्से की चीर-फाड़ करते हैं जिसके बारे में हम सबने स्कूल में जरूर पढ़ा है। हमारे पास जो सामग्री है वो एक तरह से एक टेक्स्ट बुक का अध्याय है, लेकिन हमारा मिशन इसे रटना नहीं है, बल्कि इसके जरिए भारत की आर्थिक हकीकत को समझना है। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि ये किताबी बातें जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर असल में भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों से कैसे जुड़ी हैं। सही बात है, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हेडलाइंस में सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की बात होती है। हाँ, बस वही एक आंकड़ा। लेकिन असली कहानी तो उन आंकड़ों के पीछे छिपी है। आज हम अर्थव्यवस्था को 3 अलग-अलग चश्मों से देखेंगे। अच्छा। पहला, काम की प्रकृति के आधार पर मतलब क्या पैदा हो रहा है। दूसरा, रोजगार की शर्तों के आधार पर कि लोग किन हालात में काम कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरा, मालिकाना हक के आधार पर मतलब मालिक कौन है, सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी। ये तीनों नजरिए मिलकर हमें एक पूरी तस्वीर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जाने माने वर्गीकरण से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। मुझे याद है स्कूल में इसे रटना पड़ता था। हाँ, हम सबने रटा है। प्राथमिक यानी खेतीबाड़ी, द्वितीयक यानी फैक्ट्री और तृतीयक यानी सेवाएं। पर ये इससे कहीं ज्यादा जटिल है ना? ये सिर्फ जुड़े नहीं है एक दूसरे के, बिना इनका कोई वजूद ही नहीं है। ये एक चेन की तरह है। एक चेन की तरह। हाँ, प्राथमिक क्षेत्रक, जैसे हम कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, वो इस चेन की पहली कड़ी है। यहाँ हम सीधे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कपास उगाना या खानों से लोहा निकालना। ये कच्चा माल है। और फिर आता है द्वितीयक क्षेत्रक, जो इस कच्चे माल को फैक्ट्रियों में ले जाकर कुछ नया बनाता है। एकदम सही। कपास से धागा और फिर कपड़ा, या गन्ने से चीनी। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। हाँ, तो ये चेन की दूसरी कड़ी हुई। बिल्कुल। और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, वो एक तरह से गोंद है जो इन दोनों कड़ियों को जोड़ता है। अच्छा। ये खुद कुछ बनाता नहीं, पर इसके बिना कुछ बन भी नहीं सकता और बिक भी नहीं सकता। सोचिए, कपास को खेत से फैक्ट्री तक कौन ले जाएगा? ट्रक और ट्रेन। यानी परिवहन सेवा। फैक्ट्री में बने कपड़ों को दुकानों तक कौन पहुंचाएगा? फिर से परिवहन। इस पूरे काम के लिए पैसे का लेन देन कैसे होगा? बैंकिंग सेवा के जरिए। बिल्कुल। तो परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, संचार, ये सब सेवा क्षेत्रक हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। स्रोत में एक उदाहरण है कि अगर किसान मिलों को गन्ना बेचना बंद कर दें तो चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। हाँ, और अगर ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल कर दें तो शहरों में सब्जियां तक नहीं पहुंचेंगी। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। बिल्कुल। और यही संतुलन हमें अर्थव्यवस्था के आकार को समझने में मदद करता है। और जब हम आकार की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि इसे मापें कैसे। हाँ, ये बड़ा सवाल है। देश में कार, कपड़े, सॉफ्टवेयर, डॉक्टर की सलाह, इन सबको एक साथ कैसे जोड़े? यहीं पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कॉन्सेप्ट आता है। जीडीपी, ठीक है। हम चीजों की संख्या नहीं बल्कि उनकी बाजार कीमत को जोड़ते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है। वो क्या? हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य ही जोड़ते हैं। जैसे स्रोत में बिस्कुट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। मान लीजिए किसान ने 20 रुपए का गेहूं बेचा, मिल ने उसका आटा बनाकर 25 रुपए में बेचा और बेकरी ने बिस्कुट बनाकर 80 रुपए में बेचा। ठीक है। तो हम इन तीनों को नहीं जोड़ेंगे। हम जीडीपी में सिर्फ अंतिम उत्पाद यानी 80 रुपए के बिस्कुट की कीमत जोड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि उस 80 रुपए में आटे और गेहूं की कीमत पहले से ही शामिल है। एकदम सही। अगर हम सबको अलग अलग जोड़ेंगे तो ये दोहरी गणना या डबल काउंटिंग की गलती होगी। समझ गए। तो जीडीपी किसी देश में एक साल के अंदर बने सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था का कुल आकार कितना बड़ा है। तो इसी जीडीपी के आंकड़े हमें भारत की कहानी में आए एक बहुत बड़े मोड़ के बारे में बताते हैं। स्रोत के मुताबिक 1977-78 से 2017-18 के बीच, मतलब 40 सालों में भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। हाँ, एक ऐतिहासिक बदलाव है ये। पहले हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा कृषि का था, लेकिन आज सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। बिल्कुल। और दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों में ऐसा ही हुआ है। जैसे जैसे देश अमीर होता है, लोग खेती बाड़ी छोड़कर पहले उद्योगों में और फिर सेवाओं में चले जाते हैं। तो भारत में सेवा क्षेत्र के बढ़ने के क्या कारण रहे? इसके कई कारण हैं। एक तो सरकार को स्कूल, अस्पताल, बैंक जैसी बुनियादी सेवाएं देनी ही पड़ती हैं।
दूसरा, जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ी, उन्होंने रेस्टोरेंट, टूरिज्म, प्राइवेट स्कूल जैसी सेवाओं पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। और इसमें सबसे बड़ा तड़का तो पिछले कुछ दशकों में आई आईटी क्रांति ने लगाया है। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी ने तो सब कुछ बदल दिया। सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर, इंटरनेट सेवाएं, इन सब ने तो सेवा क्षेत्र को आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा शुरू होता है। अगर सेवा क्षेत्र जीडीपी में सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सबसे ज्यादा नौकरियां भी वहीं होंगी। यही लगता है, पर आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही भारत के विकास की सबसे बड़ी पहेली है। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा तो बहुत बढ़ गया, लेकिन रोजगार में इसका हिस्सा उस हिसाब से नहीं बढ़ा। और कृषि का? वहीं दूसरी तरफ कृषि का जीडीपी में हिस्सा घटकर 15% से भी कम रह गया है, लेकिन आज भी देश के लगभग आधे लोग रोजगार के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। एक मिनट, ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था का जो इंजन सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है, वो उस हिसाब से नौकरियां पैदा ही नहीं कर रहा। बिल्कुल। और जो सेक्टर सबसे कम पैसा बना रहा है, देश की आधी आबादी का बोझ उसी पे है। इसका जमीनी मतलब क्या है? इसका जमीनी मतलब है प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। छिपी हुई बेरोजगारी। हाँ, जो दिखती नहीं पर होती है। स्रोत में लक्ष्मी नाम की एक किसान का उदाहरण है। उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है और परिवार के 5 लोग उसी पर काम करते हैं। सब काम कर रहे हैं। देखने में लगता है कि सब काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं बैठा, लेकिन असल में उस खेत पर काम करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। अच्छा। बाकी 3 लोग वहां इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई और काम है ही नहीं। अगर वो तीनों काम छोड़ भी दें तो भी खेत के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो काम तो कर रहे हैं पर अपनी पूरी क्षमता से नहीं। वो एक तरह से अंडर एम्प्लॉयड हैं। बिल्कुल। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि कम से कम वो लोग कुछ तो कर रहे हैं, पूरी तरह बेरोजगार तो नहीं है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक नजरिए से ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हाँ, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ी आर्थिक बर्बादी है। वो 3 लोग जो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, अगर उन्हें कहीं और काम मिल जाए, किसी फैक्ट्री में या किसी सेवा क्षेत्र में, हाँ, तो वो न सिर्फ अपने परिवार की आय बढ़ाएंगे, बल्कि देश के कुल उत्पादन में भी योगदान देंगे। कृषि पर यह अतिरिक्त बोझ ही भारत में गरीबी का एक बड़ा कारण है। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बनावट की बात। पर इस बनावट के अंदर काम करने वाले लोगों की असल जिंदगी कैसी है? यहीं पर हमारा दूसरा चश्मा काम आता है। संगठित बनाम असंगठित क्षेत्रक। हाँ, स्रोत में कांता और कमल के उदाहरण से इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, ये फर्क जमीन आसमान का है। कांता संगठित क्षेत्रक यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। वो एक दफ्तर में काम करती है। उसकी नौकरी पक्की है, काम के घंटे तय है। बिल्कुल। महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती है, पीएफ कटता है और उसे सवेतन छुट्टी और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। उसे एक तरह की सामाजिक सुरक्षा हासिल है। और दूसरी तरफ है कमल। कमल असंगठित क्षेत्रक यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। वो एक किराना दुकान पर दिहाड़ी मजदूर है। उसका कुछ भी तय नहीं है। कुछ भी नहीं। सुबह से रात तक काम करता है, कोई तय घंटे नहीं। जिस दिन काम पर आता है उस दिन के पैसे मिलते हैं, जिस दिन नहीं आता नहीं मिलते। कोई पीएफ नहीं, कोई छुट्टी नहीं। और सबसे बड़ी बात, मालिक उसे जब चाहे बिना कोई कारण बताए काम से निकाल सकता है। उसकी जिंदगी में कोई सुरक्षा नहीं है। और चिंता की बात यह है कि भारत के ज्यादातर कामगार इसी असंगठित क्षेत्र में हैं। हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 90% से भी ज्यादा। हम अपने चारों तरफ जिन्हें देखते हैं, सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले, कंस्ट्रक्शन मजदूर, घरों में काम करने वाले लोग, छोटे किसान, कारीगर, ये सब इसी का हिस्सा हैं। तो जो लक्ष्मी के परिवार के 3 अतिरिक्त लोग थे, वो भी इसी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है। बिल्कुल। ये भारत की 2 तस्वीरें हैं, एक इंडिया शाइनिंग वाला संगठित क्षेत्रक और दूसरा भारत जो बिना किसी सेफ्टी नेट के जी रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल असंगठित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा कैसे दी जाए और नई नौकरियां कहां से आएं? जाहिर है, बाजार अकेले ये काम नहीं कर पा रहा है। तो यहीं पर सरकार की भूमिका आती है और हमारा तीसरा वर्गीकरण सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्रक। बिल्कुल। निजी क्षेत्रक जैसे टाटा या रिलायंस लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो निवेश करते हैं और नौकरियां भी पैदा करते हैं। हाँ, लेकिन कई ऐसे जरूरी काम हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है और फायदा बहुत धीरे धीरे या सीधे तौर पर नहीं दिखता। ऐसी जगहों पर निजी कंपनियां निवेश करने से हिचकिचाती हैं। जैसे कि सड़कें बनाना, बांध बनाना या रेलवे लाइन बिछाना। एकदम सही। इनमें अरबों का निवेश लगता है और कोई भी एक कंपनी ये बोझ नहीं उठाना चाहती।
और अगर उठा भी ले तो वो उसकी इतनी ज्यादा कीमत वसूलेगी कि आम आदमी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जिम्मेदारियां सार्वजनिक क्षेत्रक यानी सरकार उठाती है। हाँ, सरकार का मकसद सिर्फ लाभ कमाना नहीं, बल्कि जन कल्याण भी होता है। सरकार न सिर्फ बुनियादी ढांचा बनाती है, बल्कि किसानों से सही दाम पर अनाज खरीद कर उसे राशन प्रणाली के जरिए गरीबों तक पहुंचाने जैसे काम भी करती है। और रोजगार पैदा करने में भी सरकार की सीधी भूमिका है। स्रोत में मनरेगा का जिक्र है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये कानून ग्रामीण इलाकों में हर उस परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है जिसे काम की जरूरत है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि रोजगार देना सिर्फ बाजार की नहीं बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर बाजार पर्याप्त नौकरियां नहीं बना पा रहा तो सरकार को आगे आना होगा। हाँ, गारंटी तो है, लेकिन स्रोतों में इसके इम्प्लीमेंटेशन की चुनौतियों का भी जिक्र है, जैसे भ्रष्टाचार या पेमेंट में देरी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। किसी भी सरकारी योजना की सफलता उसके कार्यान्वयन पर ही निर्भर करती है। मनरेगा के साथ भी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद इसने ग्रामीण गरीबी को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। और बात सिर्फ रोजगार की नहीं है। नहीं, स्रोत हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च कितना जरूरी है। भारत में आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा निरक्षर लोग हैं और हमारे आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये किसी भी देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विरोधाभासों से भरी हुई है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्रक है जो जीडीपी को तो बढ़ा रहा है पर जरूरत के हिसाब से नौकरियां नहीं दे रहा। और दूसरी तरफ देश की आधी आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है, जहां छिपी हुई बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। और इन सब के ऊपर हमारी वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्रक में बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के काम कर रहा है। इसका मतलब साफ है, सिर्फ जीडीपी की 7 या 8% की ग्रोथ रेट से खुश हो जाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली चुनौती उस ग्रोथ को रोजगार में बदलना है। ऐसे रोजगार जो सुरक्षित हों और जिनसे लोगों को एक सम्मानजनक जीवन मिल सके। तो इसका रास्ता क्या है? ये अध्याय हमें यही बताता है कि इसका रास्ता ग्रामीण इलाकों में निवेश, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने और सबसे जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने से होकर जाता है। ये सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि स्मार्ट इकोनॉमिक्स है। आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है वे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को छोड़कर निजी सेवाओं की मांग करने लगते हैं। तो सोचिए एक समाज का क्या होता है जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करने लगे कि किसी की जेब में कितना पैसा है। और इस दौड़ में क्या सरकारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे अप्रासंगिक होने के लिए छोड़ दी जाती हैं?